आज मैं आपको ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम ही जानती है। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, परंतु एक ऐसे नरभक्षी राक्षस, क्रूर और सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय और उसके पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था, जो कि महीनों तक जलता रहा था। हम सबसे पहले उसको जलाने के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसकी खोज के बारे में बताएंगे और उसके बाद उसकी बनावट, फिर उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया इसके बारे में बताता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं रूप परमार, आपका मित्र, आपका सहयोगी, आज आपके सामने प्रस्तुत हूं अपने नए वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। हम आज बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। भारत के उन्नत ज्ञान के भंडार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और उनको पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 आचार्य हर समय मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोधी की तबीयत खराब हो गई थी। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज कराया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय एक यात्री विश्वविद्यालय में घूमते हुए सभी विषय पढ़ाने वाले आचार्यों से मुलाकात करते हुए बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि वे अभी बहुत बीमार हैं, तो वह उससे अभी नहीं मिल सकता। विशेष आग्रह पर खिलजी मिलने को तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्रा जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाऊंगा। फिर कुछ समय के बाद राहुल श्री बद्रा जी एक कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास पहुंचे और यह सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की ये प्रतियां आप पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों के बाद खिलजी ने कुरान की वो प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत अब ठीक होने लगी है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसको पता चला कि पंडित राम श्री बद्रा ने कुरान की पत्तियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। राहुल जी को पता था कि कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवाई का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को ये बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में उसने द्वेष पाल लिया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बौद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बने हुए थे। हर आचार्य, पंडित, हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और विद्यार्थी सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वह एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वो अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा उसका इलाज कर उसे ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन लगी। फिर अचानक एक दिन नालंदा के प्रांगण में असंख्य घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई दी। लेकिन नालंदा तो शांति और शिक्षा के लिए विश्वविख्यात था। वहां किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। तभी खिलजी और उसके सैनिकों ने सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और कुछ सैनिक अंदर घुस गए। उसके बाद जो क्रूरता पूर्वक दृश्य हुआ प्रांगण में सामने आया, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस समय नालंदा का दृश्य जिसने भी देखा होगा, उसका दृश्य पीड़ा से फट पड़ा होगा। आचार्यों और विश्व के अलग अलग स्थानों से आए विद्यार्थियों का टपकता खून नृशंसता की सारी हदें पार कर गया था। उसको बताना बहुत ही कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया था।
शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले सभी को खिलजी की मूर्ति भंजक विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए, जो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़ों में छिपा के अपने साथ ले गए, जो कि तिब्बत की ओर भागे। उन्हीं पांडुलिपियों की सहायता से बाद में बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। 10,000 विद्यार्थियों के साथ साथ सभी आचार्यों और पंडितों को मार दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे मूर्ति पूजक थे और शांति के उपासक थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। किसी ने कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया, तब खिलजी ने आदेश दिया कि नालंदा के पूरे परिसर में आग लगा दी जाए और पूरे प्रांगण को तहस नहस कर दिया जाए। अगर किसी को खिलजी की इस मानसिकता का जरा भी अंदेशा रहा होता तो वहां मौजूद रिसर्च पेपर और महत्वपूर्ण साहित्यों को बचाया जाता, लेकिन ऐसा हो न सका और भारत का भविष्य धू धू कर जला दिया गया। आचार्यों की हजारों सालों की मेहनत पर आग लगा दी गई। पूरे 6 महीनों तक नालंदा की तीनों लाइब्रेरियों में आग जलती रही। उसके बाद जो खंडर बचा था वह धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और धीरे धीरे नालंदा का अस्तित्व समाप्त हो गया। एक दिन ऐसा आया जब नालंदा की खोज करने वाले एक अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्री हेनसांग की एक डायरी मिली, जिसमें हेनसांग ने नालंदा के बारे में कुछ लिखा था। एक दिन वह अंग्रेज अफसर डायरी के लिखे पते पर पहुंचा तो उसे ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन वहीं पर जब वह टहल रहा था तो उसे 5वीं शताब्दी की ईंटों के अवशेष दिखे। उसने हल्के हाथों से खरोच कर देखा तो नीचे एक के ऊपर एक ईंटों से बनी हुई दीवार महसूस हुई। कुछ दिनों बाद उसने उस जगह पर खुदाई करके नालंदा के अवशेष को दुनिया के सामने लेकर आया। उस चाइनीज की डायरी में लिखे यात्रा विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 शिक्षकों के साथ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी लगभग 108 विषय पर अध्ययन करते थे। विश्व के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। 100 से ज्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था थी। जगह जगह स्टडी हॉल, प्रार्थना सभा और हॉस्टल की व्यवस्था भी। हॉस्टल में हर एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था, कमरे में उजाले की व्यवस्था भी बनी हुई थी। उस डायरी के अनुसार 10 में से 3 विद्यार्थियों का चयन ही नालंदा में पढ़ने वालों में हो पाता था। अर्थात जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने का इच्छुक होता था उसे साक्षात्कार देना होता था, जिसमें 10 में से केवल 3 विद्यार्थी ही प्रवेश पाया करते थे। प्रवेश प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि द्वारपाल द्वारा ही प्रवेश प्रक्रिया का पहला पड़ाव पार किया जाता था। द्वारपालों के प्रश्नों का जवाब विद्यार्थी को देना पड़ता था। जो विद्यार्थी वहां परिसर में प्रवेश लेने के लिए पहुंचते थे उनको पहले द्वारपालों के सामने परीक्षा देनी होती थी। द्वारपालों की परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि प्रत्येक विद्यार्थी उसको पार नहीं कर पाता था, क्योंकि द्वारपाल भी वहां के इतने ज्ञानी होते थे कि उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर विश्वविद्यालय का निर्माण था। आज के समय में हम ऐसे विश्वविद्यालय की कल्पना भी नहीं कर सकते जो हमारे पूर्वज सदियों पूर्व स्थापित कर चुके थे। यह भारत के गौरवशाली इतिहास का एक महान साक्ष्य है जिसे खंडित कर दिया गया। आज भी विश्व में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो नालंदा विश्वविद्यालय को टक्कर दे सके। जब खुदाई की जा रही थी तो 19वीं सदी में केवल 5% भाग ही खुदाई करके निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई। लेकिन 21वीं सदी में फिर दौर आया, भारत का दौर। इस दौर में प्रांगण की खुदाई फिर से प्रारंभ की गई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसलिए अभी अवशेषों को निकालने और सहेज कर रखने की पूरी जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था।
जिसमें पहले राजा कुमारगुप्त थे, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगीर होती थी, जो विश्वविद्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित थी। कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उन्होंने प्रांगण की दूसरी मंजिल की स्थापना 7वीं सदी में की और विश्वविद्यालय की ख्याति को दूर दूर तक फैलाने में अहम योगदान दिया। और तीसरे राजा थे राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा 9वीं शताब्दी में आए और विश्वविद्यालय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने प्रांगण की ख्याति और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्वविख्यात नाम और उपनामों के पीछे तीनों राजाओं का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिनमें गुप्ता वंश, हर्षा वंश और पाला वंश थे। विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिसमें अकेले या एक से अधिक छात्रों की रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणी के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय की श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमत और स्थिरमत प्रमुख थे। वेनसांग के समय इस विद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसों की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन यही होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार की सभी व्यवस्थाएं थी। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ था। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। नालंदा का निकटतम गांव बड़गांव है। यहाँ एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के त्योहार के व्रत के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा से थोड़ी दूर सिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई ख्वाजा के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। इसके नए परिसर का निर्माण भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को किया गया है। तो ये थी विश्व की सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के बारे में संपूर्ण जानकारी। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगी, आप किस विषय की पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार की इतिहास से जुड़ी जानकारी लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।